हेलो स्टूडेंट्स, हम हिंदी में वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तो तालव्य वर्ण नहीं है वह पहचानना है। ऑप्शन ए शा, ऑप्शन बी वा, ऑप्शन सी चा या ऑप्शन डी सा। तो तालव्य के अंतर्गत चा वर्ग के सभी वर्ण आते हैं और या और शा भी आता है। तो इसका ऑप्शन हमारा जो नहीं है तालव्य, तो ये भी जो है चा का पंचम वर्ण है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। ये दंतीय अक्षर है, ये दंतीय वर्ण के अंतर्गत आता है शा। ता वर्ग के सभी वर्ण और ला और शा जो है दंती वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन डी उचित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो महाप्राण की परिभाषा यह है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आता है। अल्पप्राण के अंतर्गत पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पंचम वर्ण आता है। तो महाप्राण के अंतर्गत दो वर्ण आते हैं केवल, दूसरा और चौथा। अल्पप्राण के अंतर्गत तीन वर्ण आते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। तो यहाँ पर जो है महाप्राण पूछा गया तो दो वर्ण आएंगे यहाँ पर चा वर्ग के। ऑप्शन ए दूसरा और चौथा। छह छाता और जो है जय झंडा, झ आएगा। छह और छह दो वर्ण च वर्ग में महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। इसका विश्लेषण यहाँ पर है। च वर्ग में छह और छह महाप्राण आएंगे और अल्पप्राण में आएंगे चा, जा और वा। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए झा, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी खा। तो इसमें हमें पहचानना है अघोष भी और महाप्राण भी। अघोष की परिभाषा यह है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा उचित हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन ए देखते हैं, झा। ये चा वर्ग का चौथा वर्ण है, तो महाप्राण के अंतर्गत तो आता है लेकिन अघोष के अंतर्गत ये इसकी मानक पूरे नहीं कर रहा। ऑप्शन बी चा, ये चा वर्ग का पहला वर्ण तो है जो अघोष की को पूरा करता है लेकिन महाप्राण को का दूसरा वर्ण और चौथा आता है। तो यहाँ ये भी गलत हो जाएगा। ये ता ये पहला वर्ण है जो अघोष को पूरा करता है लेकिन महाप्राण को नहीं। खा जो है अघोष के अंतर्गत भी आएगा क्योंकि दूसरा है और महाप्राण के अंतर्गत भी आएगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क वर्ग में घोष व्यंजन कितने वर्ण होते हैं? तो क वर्ग में कितने घोष व्यंजन होते हैं? तो घोष व्यंजन की परिभाषा होती है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष के अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में इनकी संख्या 3 होती है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 3। तो का वर्ग में भी 3 होंगे। का और खा को छोड़कर शेष बाकी जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य और अल्पप्राण। ऑप्शन ए ढा, ऑप्शन बी डा, ऑप्शन सी माँ या ऑप्शन डी चा। तो मूर्धन्य भी हो और अल्पप्राण भी हो। अल्पप्राण की परिभाषा होती है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम अक्षर। मूर्धन्य टा वर्ग के सभी वर्ण। तो यहाँ पर चा पहले काट देंगे। यहाँ पर चा तालव्य के अंतर्गत आता, मूर्धन्य के नहीं। और ये माँ कोष्ठक के अंतर्गत आता, ये कैंसिल हो जाएगा। ए और बी में देखना है हमें। और ड जो है ये चौथा वर्ण है और अल्पप्राण में होता है पहला, तीसरा और पांचवा। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बचा क्या? डा।
ये चौथा वर्ण है, तीसरा वर्ण है ये। डा जो है तीसरा वर्ण है, तो अल्पप्राण की परिभाषा पूरी करता है और मूर्धन्य के वर्ग का तो ये है ही। इसका इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो संयुक्त व्यंजन की संख्या हमारी 4 होती है, तो पहचानना है। ऑप्शन ए डा, ऑप्शन बी झा, ऑप्शन सी ढा, या ऑप्शन डी छा। तो सीधी सी बात है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इसका विश्लेषण है। छा का जो दो वर्ण के योग से जो बड़ा बनता है वो का हलन प्लस शा के योग से छा का निर्माण होता है। और यहाँ पर इनकी संख्या 4 होती है। ये 4 संयुक्त स्वर हैं, छा, त्रा, गा और श्रा। और इनका जो निर्माण होता है, छा का तो का हलन प्लस शा से, त्रा का होता है ता हलन प्लस रा से, और ज्ञा का होता है ज्या हलन प्लस वा से, और श्रेया का होता है शय हलन प्लस रा से। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो ओष्ठ पा वर्ग के सभी वर्ण ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। तो ये गा हमारा होगा नहीं, क्योंकि कंठे के अंतर्गत आता है। ता दंती के, चा तालव्य के, पा बचा ओष्ठी के। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। हमारा प्रश्न है, अंतस्तेय और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो अंतस्तेय की संख्या 4 होती है और ऊष्म की भी 4। तो इस प्रकार कुल संख्या 8 हो गई है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अंतस्तेय होते हैं या, रा, ला, वा, और ऊष्म होती हैं बड़ा सा, छोटा सा, पेट चिरा सा और हा। इस तरह से ये 8 इनकी संख्या हो जाती है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दे रखे हैं ये अंतस्तेय व्यंजन है या, रा, ला, वा, और ये ऊष्मी है शा, शा, शा और हा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचम अक्षरों की संख्या कितनी है? तो 5 वर्ग होते हैं हमारे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और इनके प्रत्येक के पंचम अक्षर संख्या 1 होती है। तो ये 5 होगी इनकी संख्या। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। और ये है, वह है, ण है, न है और मैं है। ये 5 पंचम अक्षरों की संख्या 5 है, जो कि ये है। और ये अनुनासिक व्यंजन में भी इनकी गिनती होती है। ये नाक से बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो स्वर तंत्रियों के आधार पर तो कितने में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। तो इन्हों को बांटा गया है 2 वर्गों के आधार पर। स्वतंत्रों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। नाद की दृष्टि से भी कह सकते हैं। उच्चारण स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं वे सघोष, और जिनमें ये झंकृत नहीं होती वह आघोष। तो आघोष और साघोष के वर्ग के तौर पर ये बांटा गया है 2 भागों में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ग किस प्रकार का है? तो ये हमें पता है। ऑप्शन ए नाद, ऑप्शन बी अघोष, ऑप्शन सी घोष, उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अघोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन हमारा अघोष हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। अगला प्रश्न है, खा और घा ध्वनि किस प्रकार की हैं? ऑप्शन ए नाद, ऑप्शन बी अल्पप्राण, ऑप्शन सी महाप्राण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खा और घा ये कंठीय वर्ग के अंतर्गत आते हैं और ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरा और चौथा वर्ण दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर। और नाद का अर्थ होता है घोष या अघोष, को हम नाद के आधार पर बांट सकते हैं और स्वतंत्रियों के आधार पर भी। तो नाद या स्वतंत्र एक ही बात है।
अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? तो प्राणत्व के मात्रा के आधार पर, श्वास कंपन के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। ऑप्शन ए डा जो है सघोष है और प्राण है मुर्दा है। ऑप्शन बी का जो है अघोष है, अल्पप्राण है या कंठ है। ऑप्शन सी धा जो है सघोष है, महाप्राण है, ओष्ठ्य है। ऑप्शन डी छा अघोष है, महाप्राण है या तालु है। इसमें अशुद्ध पहचानना है हमें। तो डा जो है ये मूर्धन्य के वर्ग के अंतर्गत आता है और ये तीसरा वर्ड है, तो ये सघोष की तो पूरा करता है, सघोष को और अल्पप्राण को भी और मूर्धा को भी। सही है। और का कंठे के अंतर्गत आता है और अघोष को पूरा करता है अल्पप्राण, क्योंकि पहला वर्ण है। सही है, कंठ है, बिल्कुल सही। धा तो ये चौथा वर्ण है, सघोष की पूरा करता है महाप्राण भी। हाँ महाप्राण क्योंकि चौथा वर्ण। ओष्ठ्य का नहीं, क्योंकि दंत्य के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन हमारा सी ही गलत हो जाएगा यहाँ पर। शेष बाकी सही है। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या अनुस्वार कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, उसको अक्षर कहते हैं। इसका विवरण यह है, अक्षर कहते हैं व्यंजन तथा स्वरों के मेल को अक्षर कहते हैं। का हलंत प्लस हुआ, ये का हुआ और का ये पूरा जो है एक अक्षर का है। ख हलंत प्लस हुआ है, खा है। इस तरह से जो है ये अक्षर कहलाता है। बाकी ये का हलंत ये भी बड़ा है और छोटा ये भी बड़ा है। अगला प्रश्न है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन ए ऊष्म है, ऑप्शन बी भी और डी भी। गा नहीं, ये कंठी है, स्पर्श व्यंजन है, ना कि ऊष्म। स्पर्श व्यंजन संख्या 25 होती है। का चा टा ता पा वर्ग के सभी वर्ण। अगला प्रश्न है, निम्न अंकित में से कंठीय ध्वनि कौन सी है? तो कंठीय ध्वनि का वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। तो ऑप्शन ए पा फा बा भा। ऑप्शन बी अंत्येष्टि व्यंजन है। ऑप्शन डी तालव्य के अंतर्गत आते हैं, ये 4 वर्ग है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, का वर्ग के सभी वर्ण कंठे के अंतर्गत आते हैं। ये ओष्ठ्य के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन ए। और ये अंत्येष्टि व्यंजन है और ये तालव्य में से एक कंठीय ध्वनि है। तो कंठीय ध्वनि का वर्ग के सभी वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन ए गा का वर्ग का है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। ये तावर का है यानी दंती है, ये ओष्ठी है और ये तालव्य है। या का उच्चारण स्थान है, तो या का उच्चारण स्थान पहचानना है। ऑप्शन ए ओष्ठी होता है, ऑप्शन बी दंती है, ऑप्शन सी मूर्धा या ऑप्शन डी तालव्य है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि या और शा तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो तालव्य चा वर्ग के सभी वर्ण आते हैं तालव्य ध्वनि के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए यही हमारा देखिए यहाँ पर, चा छा जा झा, ये ओष्ठीय ध्वनियाँ हैं और ये दंतीय ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो चा वर्ग के सभी वर्ण तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, जा। इसका ये विवरण है यहाँ पर, एक बार और देखते हैं। यहाँ पर कंठे के अंतर्गत का वर्ग के सभी वर्ण छोटा बड़ा और हा और विसर्ग हो आता है यहाँ पर। और तालव्य के अंतर्गत चा वर्ग के सभी वर्ण छोटी बड़ी या शाह ये पूरे हैं। और मूर्धन्य के अंतर्गत आता है टा वर्ग ऋषि रा और शाह, बिल्कुल सही। ता वर्ग दंत्य आता है ता वर्ग ला और शाह, ये भी पूरे वर्ण है।
ओष्ठी है पा वर्ग और छोटा ऊ बड़ा ऊ, बिल्कुल ये सही है। कंठ तालब भी है, छोटा ए और बड़ा ए। कंठ ओष्ठी है, छोटा ओ बड़ा ओ। दंत ओष्ठी है, वाह। ये सभी वर्णों का एक शॉर्ट ट्रिक है, जो एक बार पहचानने में, एक बार याद कर लिया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। यही बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंती नहीं है? तो दंती की परिभाषा होती है त वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, तो हमें पहचानना है जो नहीं है दंती है। ए त है, द है, ल है, यह नहीं है, क्योंकि दंती के अंतर्गत ला और शा आता है और त वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। इस प्रकार से यह जो है हमारी तालव्य है, ना कि दंती है। अगला प्रश्न है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो ट वर्ग किस प्रकार की ध्वनि है? कंठी है, तालव्य है, मूर्धन्य है या दंती है? तो ट वर्ग हमारा सीधी सी बात है, मूर्धन्य है। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और इस तरह ही रिवीजन हो रहा है हमारा। शाह का उच्चारण स्थान क्या है? तो शाह का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए तालु है, ऑप्शन बी कंठी है, या ऑप्शन सी मूर्धन्य है, या ऑप्शन डी दंती है। तो शाह और रा मूर्धन्य ध्वनियां हैं, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर है, कंठी के अंतर्गत ये सभी बनाते हैं, यहाँ पर विसर्ग भी है, हा भी है। और तालव्य के अंतर्गत चा वर्ग के सही वर्ण और या और छोटी बड़ी, बड़ा शार आ गया यहाँ पर, बड़ा शार यहाँ पर आ गया, पूरे कंप्लीट हैं ये वर्ण। मूर्धन्य है, ऋषि हो गया टा वर्ग और रा शा। दंतीय में ला हो गया, ता वर्ग, शा आ गए, पूरे हैं ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी वर्ण आ गए हैं। चाण के स्थान पर कोई भी बाहर, एक भी वर्ण बाहर नहीं है। और अगर वर्णमाला से कोई भी प्रश्न पूछा जाता, कितना भी कठिन, कितना भी घुमा के, तो प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, डा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है और वर्ग का किस वर्ग का है? रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो ढा जो है टा वर्ग का चौथा है, या टा वर्ग का चौथा है, या ऑप्शन सी टा वर्ग का तीसरा है, या ऑप्शन डी टा वर्ग का दूसरा है। तो ये टा वर्ग का चौथा वर्ण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंतीय ध्वनि कौन सी है? देखो इतने एग्जाम में पूछा गया है, ये यूपीएसआई 2021, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी आरआरबी और यूपी बीएड वगैरह। तो दंतीय की ध्वनि की परिभाषा जो ता वर्ग के अंतर्गत आता है वो दंतीय कहलाता है। ऑप्शन ए कंठी है, नहीं है। ये च वर्ग तालव्य के अंतर्गत आता है, ये भी नहीं। ऑप्शन सी ता वर्ग दंतीय होता है, सीधी सी बात। अगला प्रश्न है, ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ला और शा का, ऑप्शन ए कंठी है, ऑप्शन बी दंती है, या ऑप्शन सी ओष्ठी है, ऑप्शन डी तालव्य है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ये दंतीय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी दंती, ला और शा। यहाँ पर ये विवरण दे रखा है यहाँ पर।